हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। तो दोस्तों आज फिर से लेकर आ गया हूं साइकोलॉजी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स, जो चैप्टर है मनोवैज्ञानिक के गुणों में विभिन्नताएं। ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और ये थर्ड वीडियो है। और फर्स्ट और सेकेंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं और अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट का आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत। ऐसा ही करके दोस्तों आपको जैसे कि है ना टोटल यानी जितना भी फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और टोटल का जैसे सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। तो क्वेश्चन है बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत को परिभाषित करें। तो इसका आंसर बनाएंगे मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत को 1985 ईस्वी में प्रतिपादित किया और इन्होंने बताया कि बुद्धि योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित रहते हैं, अर्थात अपने सांस्कृतिक एवं समाज के उद्देश्यों को पूर्ति करता है। बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत को 3 वर्गों में विभाजित किया: घटकीय बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि, सांदायिक बुद्धि। तो चलिए इसके प्रकार देखते हैं कि घटकीय बुद्धि क्या है। तो घटकीय बुद्धि यह किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विश्लेषणात्मक ढंग से सोचता है और इसे भी 3 वर्गों में विभाजित किया, इसे भी 3 वर्गों में रखा गया है। यानी घटकीय बुद्धि को इसका है पहला घटक, दूसरा घटक, तीसरा घटक। तो पहला घटक में जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, यानी किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए। और दूसरा है यानी यह उच्च स्तरीय घटक है, इसमें उस कार्य का योजना बनाया जाता है। यानी जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, कार्य करने से पहले एक योजना बनाते हैं। और जो तीसरा का घटक है इसमें कार्य का निष्पादन, यानी पहला में होता है कि हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं यानी सीखते हैं, उसके बाद है ना कार्य करने के लिए योजना बनाते हैं, और तीसरा में क्या होता है कि कार्य करना हम स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें जैसे कि है ना जो दूसरा प्रकार है अनुभाविक बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि कहता है अपने पुराने अनुभवों के आधार पर किसी नए कार्य या समस्याओं का हल करना ही अनुभाविक बुद्धि कहलाता है। अगला है सांदायिक बुद्धि। सांदायिक बुद्धि क्या कहता है, तो देखिए सांदायिक बुद्धि कहता है हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले मांगों को एवं अनेकों समस्याओं का समाधान करने के लिए उसी समय जिस बुद्धि का उपयोग करते हैं वह सांदायिक बुद्धि कहलाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हम किसी कार्य को करते हैं, अचानक उसी समय किसी प्रकार के एक जैसे कि है ना जैसे विचार को उत्पन्न करते हैं, यानी विचार को लगाते हैं उसमें, यानी हमारे अंदर उसी समय जो बुद्धि उत्पन्न होता है, जो आता है हमारे अंदर विचार, वही सांदायिक बुद्धि कहलाता है। अगला है बहुबुद्धि के सिद्धांत को व्याख्या करें। तो मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया गया। इन्हीं के अनुसार किसी एक या 2 क्षेत्रों में बुद्धिमान होना ही बुद्धि नहीं कहलाता, बुद्धिमान अनेकों योग्यताओं का योग है। और इन्होंने बुद्धि को 8 वर्गों में विभाजित किया। हालांकि इन्होंने तो अभी फिलहाल 9 प्रकार के जैसे बुद्धि को प्रतिपादित कर चुके हैं, लेकिन अभी 8 ही पूछे जाते हैं। एक 9वां है अस्तित्ववादी, वो भी आके जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका अभी कहीं पर नहीं पूछा जाता है, आपको 8 ही पूछा जाता है, इसलिए हम 8 का ही सलूशन कराएंगे आपको। तो पहला है भाषागत बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है देशिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, और चौथा है संगीतात्मक बुद्धि, 5वें हैं शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, और 6ठे हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और 7वें है अंतर्व्यक्ति बुद्धि, और 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि। और जो 9वां जुड़ गया है, देखिए 9वां जो है वो 2000 ईस्वी में जुड़ा, यानी पहले से 7 ही था, 7 से फिर 8 हुआ, 8 यानी 1998 में एक जुड़ गया प्रकृतिवादी बुद्धि, और 2000 ईस्वी में जो जुड़ा वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो देखिए इसका डील करते हैं। भाषागत बुद्धि क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे इसमें बोलने वाले की भाषा शैली अच्छी होती है, अर्थात नए शब्दों का निर्माण कर पाता है तथा अपने बातों को स्पष्ट रूप से समझा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लेखक, गायक, शिक्षक इत्यादि हो सकते हैं।
अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि के अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति किसी भी समस्याओं को आलोचनात्मक तथा तार्किक ढंग से विचार करता है एवं गणितीय विधि से हल करता है। अगला क्या बनाएंगे, देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि को बनाएंगे। देशिक बुद्धि के अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अच्छी तरह से अपने दिमाग में छाप लेते हैं, जिस कारण ये मूर्तिकार, नाविक इत्यादि हो सकते हैं। यानी कोई कोई व्यक्ति होता है कि कहीं पर भी जाता है, उसको एक ही पर देखता है कि जैसे कि है ना ये ऐसे ऐसे है, और उसका हूबहू क्या कर देता है, चित्र बना देता है। वो देशिक बुद्धि वाले व्यक्ति ही होते हैं। अगला है संगीतात्मक बुद्धि। इसका डील करेंगे। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो गीत संगीत के हर सुर ताल को अच्छी तरह से समझ पाता है तथा नए गीत संगीत बना पाता है। अगला है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपने शरीर के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें अपना अंग प्रदर्शन करने आता है। यह व्यक्ति एक अच्छे धावक, नर्तकी, खिलाड़ी इत्यादि हो सकती है। अगला है अंतर्व्यक्ति बुद्धि। तो अंतर्व्यक्ति बुद्धि में लिखिएगा, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी बड़ी क्रियाकलापों को ध्यान देते हैं और उन्हें समझ पाते हैं तो ये अंतर्व्यक्ति बुद्धि कहलाता है। यानी अपने के अलावा यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में है जैसे कि जानकारी रखना ही अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहलाता है। और सातवां जो है वो है अंतःव्यक्ति। अंतः का मतलब होता है यानी अपने आप, अंतर्व्यक्ति बुद्धि। तो इस बुद्धि का जो अधिक मात्रा रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को सही ढंग से पहचान पाता है तथा अपनी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को समझा पाता है, उसे ही अंतर्व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। अंतर्व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। अगला है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि का अधिक मात्रा रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। उसे पेड़ पौधे, फल, मौसम सभी तरह की क्या रहती है, जानकारी रहती है, जैसे किसान। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो इसका हम डील करेंगे। मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने अध्ययन के आधार पर बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया जो निम्न है। पहला बताए प्रत्यक्ष, दूसरा का है अप्रत्यक्ष और तीसरा का है सामाजिक बुद्धि। तो प्रत्यक्ष बुद्धि में लिखेंगे, यह बुद्धि शैशव अवस्था से ही दिखने लगता है। किसी भी विषय वस्तु को सीखना, तोड़ना, जोड़ना, नए तरीके से निर्माण करना ही प्रत्यक्ष बुद्धि कहलाता है। और अप्रत्यक्ष में लिखेंगे, अप्रत्यक्ष बुद्धि में किताबी ज्ञान पाए जाते हैं जिसे हम पढ़ लिख कर क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, यानी अप्रत्यक्ष यानी किसी के सहारे। और तीसरा जो है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि में लिखेंगे, सामाजिक बुद्धि हम अपने समाज से सीखते हैं तथा समाज के अनुकूल ढलते हैं। इसमें रीति रिवाज, धर्म इत्यादि के आधार पे हम अपने आप को ढालते हैं, यानी जिस तरह के हमारे समाज रहते हैं हम उसी तरह का समाज के अनुसार ही क्या करते हैं, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को परिभाषित करें। तो मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने अध्ययन के आधार पर बहुकारक सिद्धांत को बताया। अर्थात इन्होंने यह कहा कि बहुकारक बुद्धि वह बुद्धि है जो कि एक से अधिक कारकों से मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें कई प्रकार की योग्यताएं निहित है। तथा इन्होंने यह भी कहा कि मानसिक कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के कारक एक साथ मिलकर कार्य करता है। अर्थात इसी में मूल प्रकार के मानसिक योग्यताओं को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे शाब्दिक योग्यताएं, आंकिक योग्यताएं,
यांत्रिक योग्यताएं, स्मृति योग्यताएं, तार्किक योग्यताएं तथा भाषण देने की योग्यताएं, ये सबको क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। किसने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा। अगला है बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल। तो बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को मनोवैज्ञानिक आर्थर जेनसन द्वारा बताया गया था। इनके अनुसार बौद्धिक योग्यता जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला है प्राथमिक स्तर और दूसरा है द्वितीय स्तर। तो प्राथमिक स्तर में इन्होंने कहा कि प्रथम स्तर में व्यक्ति यानी प्रथम स्तर में वे बुद्धि होते हैं जो रटा हुआ होते हैं, उसे व्यक्ति उसी रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं जिस रूप में वो क्या करके रहते हैं, रटे हुए रहता है। और दूसरा में इन्होंने कहा इसमें वे बुद्धि है जो सीखे तथा समझे होते हैं। इनमें सीखी गई योग्यताओं को किसी दूसरे को सिखाने तथा समझाने की योग्यता होती है। समझ गए। अगला जो है क्वेश्चन, बुद्धि के संरचना मॉडल। तो मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेपी गुलफोर्ड ने 1988 ईस्वी में बुद्धि के संरचना मॉडल को प्रतिपादित किया। अर्थात इन्होंने कहा कि इसे बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं तथा इन्होंने इसे 3 आयामों में विभाजित किया। पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद। विषय वस्तु कहता है विषय वस्तु के अंतर्गत हम किसी भी विषय वस्तु को देखते सुनते जानते हैं। और जो संक्रिया है, संक्रिया के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को देखने सुनने तथा जानने के बाद उसके बारे में जो विचार विमर्श करते हैं वही संक्रिया कहलाती है। अगला है उत्पाद। तो उत्पाद का है, उत्पाद में यह होता है कि यह अंतिम चरण होता है। इसमें देखने सुनने जानने तथा विचार विमर्श करने के बाद जो व्यवहार या क्रिया उत्पन्न करते हैं वही उत्पाद कहलाता है। और आपको बता दें कि बुद्धि के संरचना मॉडल में प्रकोष्ठों की संख्या जो होती है वो 180 होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।